एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि घटना चक्र से है, और जितने भी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी है आज। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो त्रिक बिंदु कहलाता है। त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट। दाब एवं ताप का एक ऐसा अनोखा संयोजन है जहाँ पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं यथा ठोस, तरल और गैस साम्यावस्था में अस्तित्व में होती है। त्रिक बिंदु वहाँ स्थित होता है जहाँ ठोस गैस और तरल गैस साम्यावस्था रेखाएं मिलती है। उदाहरण के लिए जल का त्रिक बिंदु तापमान 273.16 केल्विन तथा दाब का 611 पास्कल द्वारा दर्शाया जाता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो क्या होगा इसका? गैस और द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि संचालन, संवहन एवं विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में दो परत के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन और विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। नेक्स्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 720। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका हो जाएगा -40 डिग्री। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं? तो कितना पे? तो -40 डिग्री पर। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं तो कितना बार? एक ही क्वेश्चन है, -40 डिग्री पे। नेक्स्ट है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस पे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान होगा 36.89। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो वो हो जाएगा केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट है, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना।
थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ताप स्थायी डैश स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो टेम्परेचर यानी कि ताप। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। अब बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकल सकेगा। क्या होगा? गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, दो धातु ए बी की पट्टियां। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तेज हवा वाली रात्र में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण तेजी से होता है। निम्न में कौन से कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो यह वाष्पन शीतलन। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। नीचे दिए गए कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान जो है वो कम होता है। ए आर दोनों सत्य है, किंतु आर का ए सही व्याख्या नहीं है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो रजत परत। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। क्यों? वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहना, स्वेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। ए बी दोनों पे। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर को ताप का नियंत्रण रखने में। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि
हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? तो किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में विलय को योग से इसका जल विरह बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी पर तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी के तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का तापमान बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नीचे एक असर्शन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है। एबोनाइट मजबूत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? तो ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल वो उस पर रखा गया वजन पर। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है और बाद में बढ़ जाता है। किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। साफ मेघाच्छादित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण देते हैं। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट है, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसमें तापमान प्रभाव होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसका राइट आंसर ए सही, परंतु आर गलत। निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की ध्वनि कम वेग हो जाती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। नेक्स्ट है,
दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है तो आयनोस्फीयर्स। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल। पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा ध्वनि। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र वंचित हो जाती है। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कॉस्मिक किरणें हैं, क्या है? आवेशित कण। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण के लिए। निम्न में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो वापसी की शक्ति। वायुमंडल का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? पृथ्वी का वायुमंडल। दीर्घ तरंग, स्थलीय विकिरण। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्न में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो पराध्वनिक तरंग। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंग की। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणें की। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरणें को। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंग। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का। नेक्स्ट है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो 10⁻⁷ m। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का। समान टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है तो अवरक्त किरणें। टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवरक्त हो जाएगा। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। आवृत्ति मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। नेक्स्ट है, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है 10 MHz। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है तो एक्स किरण का। CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेल्म रोएंटजन द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा एक्सरे मशीन का। 1 में जल, 2 में इस्पात, 3 में नाइट्रोजन। ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए तो 3, 1, 2 होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो इस्पात में। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो पे बने रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।